प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ, प्रमुख समाज सेवी हैं ये। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें हम इनसे करेंगे। और इन्होंने मेरी जब इनसे बात हुई तो इन्होंने ये कहा था कि जी हमारे पास, भाई साहब मेरे पास एक ऐसा सुझाव है जो आज तक भारत में किसी ने नहीं दिया, ना किसी के दिमाग में आया। तो मैंने जब ये बात सुनी तो एक बार तो भाई कान खड़े हो गए। मगा भाई देखांगे, भाई को इनवाइट किया हमने कि भाई साहब आप हमारे स्टूडियो में आइए और सब लोगों के साथ साझा करिए उस सुझाव को। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सबको। और जांगड़ा साहब हम शुरुआत करते हैं कि जो आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? कहां तक क्या मामला है ये किसान आंदोलन का? इसके बारे में आप अपने विचार बताइए पहले तो श्रोताओं को। सॉरी, ठीक है जी। किसान आंदोलन, जो किसान भाई दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं और मौसम की मार को भी झेल रहे हैं, सर्दी को भी झेल रहे हैं और सरकार जितना विलंब करती जा रही है उसको भी झेल रहे हैं। इस आंदोलन में मैं 2-3 बार गया हूं। मुझे पीड़ा थी कि भाई ये आंदोलन जो है क्यों किया जा रहा है और किस प्रकार लोग जो है वो वहां डटे हुए हैं। जब इसको मैंने देखा तो किसानों, यदि एक किसान को 100% पीड़ा है तो मुझे किसानों के प्रति 102% पीड़ा है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अब ये आंदोलन जो है जन आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। और मैं किसान नहीं हूं, लेकिन किसान की पीड़ा को मैं समझता हूं। और इस आंदोलन की देन है कि मैंने किसानों के विषय में, उनकी आय के बारे में, उनकी मुसीबतों के बारे में, उनके दुख तकलीफ के बारे में जाना। सर आप 1 मिनट में रोकूंगा आपको। आपने कहा कि मैं किसान नहीं हूं, तो क्योंकि आंदोलन तो किसानों का है, तो आप उनकी पीड़ा को समझते हुए मतलब भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हैं या इस आंदोलन का असर आपके ऊपर भी कुछ होने वाला है, ये स्पष्ट करो आप। इस आंदोलन की ही देन है कि आम जनता के समझ में ये आया कि हमारा अन्नदाता कितना पीड़ित है। उसकी आय जो है वो 1 साल में यदि उसकी फसल पूरी उसको मिलती है तो उसकी आय जो है हमारे किसान की वो 40,000 रुपये प्रति वर्ष है, 1 साल की आय। और इस किसान आंदोलन की ही देन मानता हूं मैं कि मैंने पिछले 1 महीने से इसको लगातार जब अध्ययन किया और जब ये देखा कि फसल बीमा योजना भी किसान। सर मेरा सवाल सीधा आपसे कि इसका ये जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं, अगर ये लागू होते हैं तो आप किसान नहीं हैं, परंतु आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कुछ बताएंगे आप इस बारे में? ये तो आम जनता पे इस पे वो पड़ेगा असर। सभी को इसकी मार झेलनी पड़ेगी क्योंकि जो खाद्यान्न पदार्थ है वो हमारे लिए आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तु जब हद से ज्यादा महंगी हो जाएगी तो हर एक पर प्रभाव पड़ेगा। यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। तो एक तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, इसका जो असर है, जो भी आदमी अनाज खरीद के खाता है उस हर आदमी पे इससे इन काले जो कानून है उनका एक तरह से असर दिखाई देगा आने वाले समय में। तो जांगड़ा जी ने भी वही बात कही है, रामचंद्र जी ने, कि सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा अगर ये कृषि कानून लागू होते हैं तो। और इनका कहना है कि जो जन आंदोलन बन चुका है इसीलिए क्योंकि सब लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो अगली बात पे हम आते हैं आगे। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे कि आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे किसानों का भला हो सकता है।
और वो सुझाव ऐसा है कि आज तक किसी ने नहीं दिया, तो आप खुलासा करिए क्या है वो सुझाव। हाँ जी, देखिए, हमारी जितनी भी भारत में केंद्र सरकार रही और राज्य सरकारें रही, उन्होंने किसानों को आंशिक लाभ दिए हैं। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को की फसल बीमा योजना की जाती है, जिसमें उसको 10 रुपये, 15 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, बड़ी मुश्किल से फसल नष्ट हो जाए तो उसको मिलती है। तो उस पीड़ा को भी हमने देखा कि 17 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये उसको जो है फसल बीमा के तहत उसकी फसल की आपूर्ति के लिए मिलते हैं। तो वहां भी बात नहीं बनी। तो जब हम आम समाज में बैठते हैं तो लोग ये कहते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन सब का ये कहना है आंधी आए या तूफान हमारी तो तनख्वाह पक्की है। बिल्कुल पक्की है जी। लेकिन हमारा जो किसान है, जो आंधी और तूफान में काम करता है, उसकी जो है ना आय पक्की नहीं। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि लगातार मैं सोचता रहा, तो ये एक सुझाव आया है। उसकी तो आय पक्की क्या, उसकी तो कच्ची भी ना है जी, को पक्की की तो बात दूर है। ठीक है सर, मैं वही आ रहा हूँ। उसकी आय जो है ना निश्चित नहीं है। हाँ। जो आंधी तूफान में काम करता है। हाँ। एक वर्ग वो है जो ये कहता है आंधी आए या तूफान मेरी तनख्वाह पक्की है, वो सुरक्षित है। लेकिन जो आंधी और तूफान में कार्य करता है, हमारा वह किसान भाई सुरक्षित नहीं है। तो मैंने अपने मन में, ये किसानों की मांग नहीं है, एक आम जनता में से मैं निकल के आया हूं। मेरा सुझाव ये है कि प्रत्येक राज्य सरकार आप अपने राज्य में किसान सहायता कोष बनाए, किसान सहायता कोष बनाए, और उसमें प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के यदि कम से कम 1 रुपया रोजाना भी डाले उस सहायता कोष में, तो धीरे धीरे उसमें जमा राशि हो जाएगी। और जिस दिन उस कोष के अंदर इतनी जमा राशि हो जाए कि अब हम किसानों को मिनिमम फिक्स्ड इनकम MFI जो मैं लेके आया हूँ, अच्छा, MSP के लिए तो किसान संघर्ष कर रहे हैं, और उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि MSP किस प्रकार से मिलनी चाहिए हमें, वो भी जरूरी है। ठीक है। उसके साथ साथ MFI भी किसानों को दी जानी चाहिए आम जनता के सहयोग से। सरकारें भी इसमें सहयोग करें, आम जनता भी इसमें सहयोग करे, और ये स्वेच्छा से किसान सहायता कोष बनाया जाए। और उसमें से यदि किसान की फसल बाढ़, सूखा, फसल की महामारी, ओलावृष्टि, तूफान के कारण यदि किसान की फसल नष्ट होती है, तो उसको प्रति एकड़ 25,000 रुपए इस सहायता कोष में से दिए जाए। अच्छा, ताकि उसकी आय भी निश्चित हो जाए, जिस प्रकार सबकी आय निश्चित है। ये जो कृषि है, इसको मैं व्यवसाय नहीं कहूंगा, इसको मैं काश्तकारी कहूंगा। और ये पूरे भारत के अंदर एक ऐसी काश्तकारी है जो खुले आसमान के नीचे होती है, बिल्कुल है, सुरक्षित है, कोई सिक्योर नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है इसके अंदर। किसान की फसल घर आ जाए जब भी सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षित तब है जब उसकी फसल MSP पे बिक जाए, जब दाम मिल जाए, तब सुरक्षित है। केवल ये एक ऐसा कार्य है, काश्तकारी है, ये व्यवसाय नहीं है। और आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इनकी आय भी निश्चित होनी चाहिए, ताकि इसकी यदि फसल नष्ट हो जाए तो ये बिल्कुल कंगाल ना हो। इसको सर, आप सिर्फ फसल नष्ट होने की स्थिति की बात कर रहे हैं? हाँ ना, बिल्कुल। अच्छा, नहीं, फिक्स आय की बात तो ये है ना कि उसका फिक्स आय का मतलब तो फिक्स आय ही हो, फिर मंथली भाई इतने रुपये बचत साल में, भाई इतने रुपये तो बचने चाहिए किसान ने, वो उसकी फसल के हिसाब से MSP वाली बात आती है। हाँ जी, वो तो वहां से यदि उसका कार्य पूरा हो गया, ये तो आप सिर्फ कोई आपदा आ जाए तो उस टाइम पे राहत देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, किसान, ये आपका जो सुझाव है, आपने राहत के दृष्टिकोण, मतलब राहत के हिसाब से बताया। हाँ जी। अच्छा, चलो, ताकि किसान कंगाल ना हो
उसको जो ये सहायता मिले, उसके उससे घर का कार्य भी चले और अगली फसल के लिए भी वो तैयार हो जाए। ये एक फसल का है। तो राहत को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना सर। राहत तो सरकार देती है, जैसे ओले पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, फसल खराब हो जाती है तो उसके लिए मुआवजा तो देती है सरकार। मुआवजा तो आम जो हम जनता में देखते हैं वो उसको कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए, कभी 17 रुपए, कभी 2000 रुपए मिलते हैं। तो आप बताओ कहाँ है? उसी को कहो ना, आप सरकार को कहो उसी को 25,000 रुपए करते। सरकार यदि इसमें ये कहती है कि ये हमारे बजट से बाहर का है, 25,000 रुपए प्रति एकड़ नहीं दे सकते हम, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार भी सहायता करे और अन्नदाता की सहायता लोग स्वेच्छा से करे और इस किसान राहत कोष को भर दें। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि सरकार ये कहे कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है ये चीज, तो क्या सिर्फ किसान के लिए ही सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए सफिशिएंट है, सब बहुत कुछ पैसा है क्या? देखो सर, ये मुद्दा अलग हो जाएगा क्योंकि सरकार के बजट के बारे में, आंकड़ों के बारे में अध्ययन के बगैर कोई बात नहीं कही जा सकती। इसमें मोटा मोटी रूप से ये मैं ये कहता हूँ, यदि वो ये तो आपने तो सीधा सीधा ये कहा कि लोग जो है ना, आम जनता किसानों के राहत कोष या सहायता कोष के लिए मदद करे, सरकार का क्या योगदान रहेगा? सरकार भी उसमें अपनी तरफ से जो फसल बीमा के लिए पैसा देते हैं और अन्य प्रकार से देते हैं, वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। और वो सर वो तो दे रहे, अगर वो इसमें दे दिया तो फिर अलग से सरकार ने क्या दिया, वो इसमें मिला दिया, बस वो तो दे ही रहे हैं। तो वो दे रहे हैं तो आम जनता भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि जब अन्नदाता की बात आती है तो या तो ये हो जितना आम जनता देती है उतना ही सरकार दे। फिर उसमें देखो जी, इस पर तो पॉलिसी बन जाएगी। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, यदि ये सुझाव ठीक है तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं, सुझाव तो ठीक है आपका। राहत कोष जो बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, अनेकों राहत कोष, बाढ़ के समय भी राहत कोष बनाया जाता है, कोरोना के टाइम भी राहत कोष बनाया गया, पर एक तो उसमें पारदर्शिता कहां तक होती है, सवाल ये है। और दूसरा ये कि सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी तक जो आपका सुझाव है उसमें तो पूरा का पूरा जनता का ही कंट्रीब्यूशन है ना सर। उसमें सरकार भी अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, वो एक्सपर्ट हैं, व्यवस्था बनाना उनका काम है, वो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भागीदारी डाले। अच्छा। और ये जो कोष बने, इसको सरकार और किसानों के संगठन के प्रतिनिधि मिलकर दोनों इसको मैनेज करें ताकि पारदर्शिता रहे और रोजाना कितना रुपया इसमें जमा हुआ वो टीवी चैनल पे बताया जाए। अच्छा। कि इसमें आज इतना रुपया, कल इतना था, आज मिलके अपडेट करते रहे। और सोशल मीडिया पे भी आजकल लगभग जो है ना 50% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, वो उसमें भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और कितना हमने आपदा के तहत इतनी राशि आप किस क्षेत्र में दी, वो भी उस पर दिया जाए। कि जैसे मान लो जमा राशि हो गई और किसी क्षेत्र में बाढ़, सूखा, आपका फसल महामारी, ओलावृष्टि की वजह से यदि उस किसी क्षेत्र में किसानों को नुकसान होता है तो कितना पैसा वहां दिया, तो पूरा लेखा जोखा रहेगा। हाँ, इस प्रकार से ये एक वो है। और जो एक्सपर्ट है, ये तो मेरा एक व्यक्ति का सुझाव है, एक्सपर्ट है, वो उसके अपने हिसाब से इसके नियम बना के इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे जो बड़ी पीड़ा जो आम आदमी महसूस करता है वो ये है कि जब भी किसान की फसल नष्ट हुई है उसको कभी भी जो है ना उसकी भरपाई नहीं मिली है। यदि उसकी भरपाई देनी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि केवल एक काश्तकारी ये ऐसी है जो खुले आसमान के तहत होती है और असुरक्षित होती है, जो समाज के अन्य वर्ग सुरक्षित है, तो इसको इतने सालों से सुरक्षित क्यों नहीं किया है? तो ये थे रामचंद्र जांगड़ा जी, और इन्होंने बताया कि भाई किसान की जब फसल नष्ट हो जाती है किसी आपदा के टाइम, तो उस टाइम पे
हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, किसान को किस रूप में सहायता कर सकते हैं? भाई साहब धन्यवाद। इसमें मैं एक चीज और कहूंगा जी पत्रकार महोदय जी, कि जैसे तो देवीलाल ने जब ये कहा कि भाई बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए, तो सभी जो हमारे देश के एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, राजनीतिक जो लोग थे अन्य दलों के, उन्होंने लगभग ये कह दिया था कि ये नामुमकिन है। लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों उसको 60 साल से जो ऊपर के हैं, 65 साल की शुरू में की, 65 साल से जिन लोगों की ऊपर की उम्र है उनको मैं 100 रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन देता हूँ। और वो लागू हुई, और आज जो है ना अनेक राजनीतिक दल इस कल्याणकारी योजना का वोट पाने के लिए लाभ उठाते। मेरा सुझाव हो सकता है कि आज उसका फिर लोगों को भी तो लाभ हो रहा है ना जी। मैं वही कह रहा हूँ, वोट अपना फायदा उठाने के लिए उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको बुढ़ापा पेंशन की बढ़ोतरी जो हुई है। तो श्रीमान जी, हो सकता है कि मेरा जो आज का सुझाव है वो ये लगे कि काल्पनिक है या व्यवहारिक नहीं है, लेकिन चौधरी देवीलाल की तरह दिल पारो तो बहुत बड़े नेता थे, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। नहीं जांगड़ा साहब, असंभव तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ना हो, संभव तो सब कुछ है। जब करोड़ों रुपए के हवाई जहाज ले सके हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो क्या किसान के लिए असंभव क्यों है? ये बात असंभव तो नहीं, मैं तो नहीं मानता जी। मैं तो ये कहता हूँ, तो ये आपका जो सुझाव है ये हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचे और इस पे विचार करे सरकार गंभीरता से, और आम जनता भी विचार करे। नमस्कार जी, धन्यवाद।